हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जीआईसी लेक्चर और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज। उसका आज पहला लेक्चर है और हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद हैं, उसको हम रिकॉल करेंगे। नहीं याद है तो आज आप उसको सीखिए, क्योंकि धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ेंगे और सीखते जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर। ओके, क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी एलिमेंट का एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और एटम्स फंडामेंटली उसके थ्री पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब इसके अलावा और पार्टिकल्स भी होंगे, लेकिन उनकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे, उनकी बात हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के। उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ये है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, किसने किया? जे थॉमसन ने। और उसका मास होता है 9.1। इसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। और इसमें जो आपको ध्यान रखना है, कभी कभार इस रिलेशन में भी क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वह 1/1837 ऑफ पार्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के मास का 1/1837वां भाग होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का भाग प्रोटॉन के भाग का 1/1837वां भाग होता है। ये याद रखना है। एक बार पूछा गया इस रिलेशन में भी इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में। उस पर चार्ज क्या होता है आपको इससे पता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है उस पर। और -4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU भी चार्ज की यूनिट है। तो उसमें वैल्यू कितनी होती है इसकी? -4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। दूसरा जो फंडामेंटल पार्टिकल है वह क्या है? प्रोटॉन। फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन। उसकी डिस्कवरी में थोड़ा वेरिएशन है। दो कुछ अलग अलग बुक्स में अलग नाम दिए। कुछ बुक्स में गोल्डस्टाइन को माना गया है प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए, और कुछ बुक्स में रदरफोर्ड को। तो हमने दो नाम लिखे हैं। एनसीईआरटी में गोल्डस्टाइन लिखा हुआ, कुछ बुक्स में रदरफोर्ड लिखा है। तो डिस्कवरी से क्या गोल्डस्टाइन और रदरफोर्ड दोनों को हमने माना है। और इसका मास जो होता है प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम इसका मास होता है। जिसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की पावर क्या 3 कम हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 1.672 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। चार्ज जो प्रोटॉन होता है बेटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, माइनस साइन होगा। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन क्या अपोजिट है। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और +4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। थर्ड पार्टिकल जो आपका फंडामेंटल पार्टिकल एटम का, वो क्या है? वो है न्यूट्रॉन। इसकी डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक ने की। किसने की? जेम्स चैडविक ने। इसका मास प्रोटॉन के मास के से स्लाइटली ग्रेटर होता है, या उसको लगभग बराबर मिलते हैं, या थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना होता है? 1.674 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। यहाँ पे क्या है? 1.672 है, यहाँ 4 है। इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, या 1.674 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। चार्ज इस पर 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है, और भी बात हम करेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट, तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। बड़ा हम लोग आराम आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे चीजें सीख जाएंगे, फिर अपनी स्पीड हम बढ़ाते जाएंगे। एक बार आप फैमिलियर हो जाएंगे तो फिर स्पीड हम इंक्रीज कर देंगे। तो पहले हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं, फिर
हम लोग बेटा कुछ और टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। एटॉमिक, ये सब चीजें आपको बेटा पता है, बस हम रिवाइज कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। किसी एटम में प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। किसी एटम में प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। और ये इसको हम लिखते हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन when atom is neutral। ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी है, ये कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों के बराबर तभी होगी जब एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। वरना हमेशा याद रखिए एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन में क्या है? कंडीशन है कि आपका एटम न्यूट्रल होना चाहिए, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। यदि चार्ज होगा चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से क्या हो जाएगी? वैरी हो जाएगी। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी कम हो जाएगी प्रोटॉनों से। यदि निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से उतनी ज़्यादा होगी जितना उस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो बराबर यह तभी होगी जब एटम पर कोई चार्ज ना हो या वो न्यूट्रल। ओके, बात क्लियर हो गई? आपको पता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा? जेड से। किससे करते हैं? एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टर्म जो हमें आपको रिवाइज करना है वो है सॉरी मास नंबर। मास नंबर, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। It is equal to sum of number of proton and number of neutron in the nucleus। क्या कह रहा है? या न्यूक्लियस में उपस्थित नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। मास नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग सम क्या होता है? वो होता है मास नंबर। क्या होता है? मास नंबर। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं? इट इज also it is also known as number of न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। तो यहाँ तक बेटा आपको चीजें ध्यान आ गई। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तब होगा जब न्यूट्रल एटम हो। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम कुछ और टर्म रिवाइज कर रहे हैं, वो है आपका आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? ये होता है बेटा atoms of same element, atoms of same element, atoms of same element, atoms of same element
which have same atomic number, atoms of same element which have same atomic number but different mass number, बहुत ध्यान रखिए बेटा, जिसकी भी आपको डिफिनेशन बताई जाए, डिफिनेशन बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि जो टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको ऑप्शन पढ़ने में ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वैरी करके ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जल्दबाजी में आप ऑप्शन टिक कर दीजिए, ऑप्शन चारों पढ़िए। टेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ज़्यादा फंसाव होता है, ज़्यादा मतलब कि फंसाया जाता है, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे फटाक से ऑप्शन देखा टिक कर दिया। तो ये ध्यान रखना है क्या एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट क्या हो सेम हो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये ध्यान रखना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये तो बच्चे याद रखते हैं, लेकिन ये अक्सर मिस कर जाते हैं। तो एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे देखिए बात करें हाइड्रोजन के वेल नोन 3 आइसोटोप हैं, इनके बारे में आप परिचित हैं। देखिए 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, ये आपका है ड्यूटेरियम, और ये आपका है ट्राइटियम। ठीक, इसको डी से रन करते हैं, इसको टी से हमने फिलहाल एच लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए एलिमेंट सेम है, तीनों हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है, लेकिन मास नंबर चेंज है। प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है, और ट्राइटियम का मास नंबर क्या है बेटा, ट्राइटियम का मास नंबर 3 है। तो एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर अलग है। तो ये क्या है, ये आइसोटोप्स। और आपको ध्यान रखना है कि ट्राइटियम आपका एक रेडियो एक्टिव, क्या बेटा ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव वो स्पीसीज होते हैं जो स्वतः अल्फा बीटा गामा रेस का उत्सर्जन करते हैं, वो क्या होते हैं, वो रेडियो एक्टिव स्पीसीज होते हैं। ठीक है, हम आगे बात करेंगे जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी याद रखिए कि ट्राइटियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। और देखते हैं हम लोग सॉरी क्लोरीन क्या बेटा 35 37। ऑक्सीजन का आइसोटोप बेटा देखिए 16 17। ऑक्सीजन 16 17 और 18। और कार्बन का कार्बन 12 कार्बन 13 और ठीक है, जैसे आपको पता है C13 की बात की जाए तो यूज्ड इन C13 NMR। हाँ उसका थोड़ा C13 NMR में C13 न्यूक्लियस का यूज किया जाता है। C13 NMR इस्तेमाल करते हैं किसके लिए बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं हम प्रोटॉन NMR का, C13 NMR का। तो वहां पर C13 NMR में कार्बन 13 न्यूक्लियस यूज किया जाता है। ठीक है, एज अ रेफरेंस। अब हम बात करते हैं दूसरा, आपका जो C14 है, ये क्या है, ये भी आपका होता है बेटा क्या, यह एक रेडियो एक्टिव स्पीसीज है। क्या बेटा C14 क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग बेटा टेक्निक है जिससे फॉसिल्स का एज डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कार्बन डेटिंग टेक्निक से फॉसिल्स का एज डिसाइड करते हैं कि वह कितने समय पहले लाइव रहा होगा, जीवित रहा होगा। क्योंकि होता क्या बेटा, ऑर्गेनिक मानी जो भी आपका लिविंग बीइंग है उसमें कार्बन होते हैं। तो कार्बन में क्या है, कार्बन होगा बेटा तो तीनों आइसोटोप होंगे, C12 C13 C14, सबका डिफरेंट प्रोपोर्शन होगा। तो जब तक वो लाइव है तब तक क्या होगा, प्रोपोर्शन बना रहेगा, जुड़ता रहेगा।
लेकिन जब वो डेड हो जाएगा तो क्या होगा, डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि C14 क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए टर्म यूज होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ वह पीरियड है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ डिग्रेड हो जाता है, या दूसरे वर्ड में कहे आधा रह जाता है। टोटल जब भी कोई फोर्सेस का एज पता लगाना होता है तो उसमें कार्बन 14 का परसेंटेज पता करते हैं, जिससे उसकी यह गणना की जाती है कि वो कितने समय पहले डेड हुआ होगा, तो उससे उस प्रोसेस की एज निकाली जाती है। ओके, तो इतना आप लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। आराम आराम से हम लोग पढ़ते हैं, धीरे धीरे सीखिए चीजों, रिलैक्स होकर कॉपी कर ले वो। मेरा आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोबार। आइसोबार बात से लेना, आइसो मतलब सेम, बास मतलब मास या मास नंबर, यानी क्या है, ये वो स्पीसीज हैं जिनमें मास नंबर सेम होता है। पर देखिए एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। तो यानी यदि मास नंबर चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, मास नंबर सेम, आइसो मतलब मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफर होगा, यानी एलिमेंट अलग अलग होंगे। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंशियल ये होगा, atoms of different elements, which have same mass number, but which have same mass number but different atomic, यानी एलिमेंट अलग अलग होंगे, उनका मास नंबर सेम होना चाहिए और एटॉमिक नंबर डिफर होगा। जैसे देखिए बेटा C614 और N714, कार्बन 14 है, ये नाइट्रोजन का है, ठीक है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, कार्बन अलग एलिमेंट है, नाइट्रोजन अलग एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन मास नंबर सेम है, इसका 14 है, इसका 14 है। और देखें आर्गन, पोटेशियम और ये तीन एलिमेंट है बेटा, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एटॉमिक नंबर आयरन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 होता है। मास नंबर देखिए तीनों के क्या है, 40 है। मास नंबर क्या है बेटा, 40 है। ओके, तो ये क्या है आपस में, आइसोबार्स, ये तीनों आपस में क्या है, आइसोबार्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, आइसोटोन्स। नेक्स्ट चीज आपकी क्या है बेटा, आइसोटोन्स। ये क्या होता है, बात आइसो मतलब सिमिलर, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन, यानी क्या है बेटा इसमें, इसका होता है डिवीजन, एटम्स ऑफ सॉरी different elements which have same number of
neutrons which have same number of neutrons but which have same number of neutrons but different atomic number and different atomic number and different mass number. मास यानी बेटा क्या है, ये अलग अलग एलिमेंट्स के वो एटम हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सेम होती है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है लेकिन उनके मास नंबर और उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफर होते हैं। लेकिन उनके मास नंबर और उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं बेटा, डिफर होते हैं। जैसे देखिए यदि हम बात करें हीलियम और हाइड्रोजन के आइसोटोप ट्राइटियम की, ठीक है बेटा। न्यूट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 4 - 2 हीलियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2। और ट्राइटियम में बेटा 3 - 1 2। तो दोनों में न्यूट्रॉन सेम है, एलिमेंट अलग अलग है, ये हीलियम है ये ट्राइटियम हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर इसका 2 है इसका 1 है, मास नंबर इसका 4 इसका 3 है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, दोनों में 2 है। तो ये आपस में क्या हुए, आइसोटोन्स। फिर देखते हैं कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 15 और ऑक्सीजन 8 16। अब देखिए ये 3 एलिमेंट है बेटा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अलग अलग एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। मास नंबर कार्बन का 14 है, नाइट्रोजन का 15 है, ऑक्सीजन का 16 है, मास नंबर भी अलग अलग है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें बेटा 14 - 6 8, 15 - 7 8 और 16 - 8 8। यानी तीनों में न्यूट्रॉन सेम है, एलिमेंट अलग अलग है, मास नंबर अलग है और एटॉमिक नंबर भी अलग है। तो ये तीनों आपस में क्या है, आइसोटोन्स। आपको बात समझ आ गई। तो आपको बड़ा क्वेश्चन कभी मिलेगा तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन दिए रहते हैं कि आपको इनमें से कौन से आइसोटोन्स है या कौन से आइसोटोप्स है या कौन सा पेयर आपका आइसोबार्स है। तो पहचान लेंगे आप, यदि आपको डिफिनेशन याद है तो आप फटाक से पहचान लेंगे। एक आपका और बच रहा है इसमें, वो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर आता है, वो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में सबसे क्वेश्चन आइसोइलेक्ट्रॉनिक से आता है। क्या होता है भाई, तो समझिए स्पीसीज हमने टर्म यहाँ यूज किया है। स्पीसीज का मतलब होता है, आप वैल्यू से रिलेट मत करिएगा, केमिस्ट्री में स्पीसीज का मतलब वह एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। स्पीसीज का मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन से होता है। यानी एटम, मॉलिक्यूल और आयन which have atom, molecule or ion which have sorry, which have same number of electrons, which have same number of electrons are known as iso। यानी एटम, मॉलिक्यूल या है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, वह सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्लियर है। जैसे देखिए सबसे फेमस जो क्वेश्चन भी आता है इसमें एटॉमिक रेडियस से बहुत क्वेश्चन आता है, नियॉन सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2 Al +3 फ्लोरीन सिंगल नेगेटिव, ऑक्सीजन -2
नाइट्रोजन -3। ओके बेटा, यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, थोड़ा नियॉन न्यूट्रल है, आपको पता है नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम में कितना होता है बेटा? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, कम है, तो 11 में से कम कर दिया है, 10 बचा। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रल होगा तो 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन होंगे, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके मतलब 2 प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो प्रोटॉन तो निकले हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यदि 2 पॉजिटिव चार्ज लगा, इसके मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो 12 से 2 कम कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा। सॉरी, एल्यूमिनियम में बड़ा न्यूट्रल एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पॉजिटिव मींस 3 कम हो गए, 10 बचा। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो यहाँ पे 10 हो गया। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल में, 2 नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो यहाँ भी 10 हो गया। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, लेकिन -3 मतलब 3 नेगेटिव चार्ज लगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन एडअप हो गए, तो यहाँ भी 10 हो गया। देखिए ये अलग अलग स्पीसीज हैं भाई, न्यूट्रल भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, इसके मतलब ये आपस में क्या है सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और एक लास्ट कथन इसमें हम आपको बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको स्टार दे रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट आपका टेक्स्ट है, क्या वो ये है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर आल्सो आइसो स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उसमें यह ऑप्शन रहता है कि जो भी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा वह आइसो स्ट्रक्चरल होगा ही होगा। यह पूछता है कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू या विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उसमें आपको एक ध्यान रखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आइसो स्ट्रक्चरल भी, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर आल्सो आइसो स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे आपको हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आप बहुत परिचित हैं, वो बेटा आपका कार्बोनेट है और नाइट्रेट है। यदि हम कार्बोनेट आयन में इलेक्ट्रॉन की बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन 8 3 24 24 6 30 और -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एडअप करना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई बेटा? इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 32, कितने हो गए? 32। यहां बात करें नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन 8 3 24 और -1 लगा है, यानी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना है, तो 7 और 24 31 और -32, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 32 है। दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, इसके मतलब कार्बोनेट आयन और नाइट्रेट आयन आपस में क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ तक बात क्लियर हो? और आपको बताया जाएगा कि इन दोनों का ही जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है sp2। क्या होता है? sp2। ओके, और दोनों का जो शेप है, दोनों का ही, इसका भी यानी इसका भी और इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। और दोनों का ही शेप होता है ट्राइगोनल लेनर। क्या होता है बेटा? ट्राइगोनल लेनर। तो बात क्लियर हो गई कि जो स्पीसीज आइसो स्ट्रक्चर होंगे, सॉरी, जो स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे वो आइसो स्ट्रक्चर होंगे ही होंगे, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चर होगा, लेकिन आइसो स्ट्रक्चर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये कथन आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो आइसो स्ट्रक्चर होगा, इसका रिवर्स जरूरी नहीं कि सही हो। कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो चीजें आपको बताई जा रही हैं बहुत ध्यान से बारीकी से सीखिए, और वीडियो कभी भी बड़ा स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि होता क्या, आपने स्किप किया, होता कि कोई इंपॉर्टेंट चीज में बताई वो मिस हो गई। तो वीडियो पूरा देखिए
यदि आपको चीज़ें पता है अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगी। और आपको यदि भूल गई हैं या आपको नहीं पता है तो उसे नोट डाउन कर लीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए बेटा हमने 4 लेक्चर डिसाइड किया है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 4 लेक्चर्स में कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर लें और आप सीख जाएं। उसके जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसका हम अलग वीडियो देंगे, सोल्यूशन समेत। उसको हम कलेक्शन जारी है और उसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा। अब हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं। वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग यूज करेंगे इसके लिए हमेशा EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होता है बेटा? EMR have one electric field component. EMR have one electric field component and one magnetic field कंपोनेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है। और क्या ध्यान रखना है? These two component have same frequency, wavelength and amplitude, but vibrate in mutually perpendicular क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी होगा। दोनों कंपोनेंट का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन ये वाइब्रेट करते हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या है? प्रॉपर्टी है। ये तो आपको ध्यान रखना। दूसरा, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है EMR में वो है उसका स्पेक्ट्रा पे क्वेश्चन आते हैं। स्पेक्ट्रा, इसका आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी रेडिएशन है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है, या किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, किसका कम है। तो स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए। इसको आप कॉपी करिए, हम इधर डिस्कस करते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ EMR, जो स्पेक्ट्रम लिखा था, जो स्पेक्ट्रा लिखा होता, क्या होता है बेटा? अरेंजमेंट ऑफ EMR in increasing or decreasing order of their wavelength, increasing or decreasing order of their wavelength is known as
is known as spectrum of EMR. स्पेक्ट्रम ऑफ EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जब हम अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट को कहते हैं EMR का स्पेक्ट्रम या EMR का स्पेक्ट्रम। तो हम अरेंज करते हैं, ये आपने कॉपी कर लिया है, तो हम इसको मिटा दें क्योंकि उसमें कई जानकारियां एक साथ दी जाती हैं, आपको पूरा स्पेक्ट्रम याद रखना है क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। और तो EMR रेडिएशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं और उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा क्रम ध्यान रखना है। क्या क्रम है समझिए ध्यान से। जो आपकी है कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, उसके बाद यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेस। यूवी रेस मतलब अल्ट्रा, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी, उसके बाद विजिबल, कॉस्मिक, गामा, एक्स रेस, यूवी, विजिबल, उसके बाद बेटा क्या है IR मतलब क्या होता है इंफ्रारेड। क्या होता है IR मतलब इंफ्रारेड। उसके बाद माइक्रो वेव और रेडियो। ओके समझिए, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, रेडियो वेव। बड़ा ध्यान समझिए, हमने अरेंज किया है इसको किसमें वेव लेंथ इंक्रीजेस। क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग EMR हैव हाईएस्ट एनर्जी या विच हैव लोएस्ट एनर्जी या हाईएस्ट वेवलेंथ या लोएस्ट वेवलेंथ। तो आपको यदि यह ऑर्डर याद है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑर्डर आपको याद रखना है, सबसे अधिक आपका वेवलेंथ किसका, यहाँ वेवलेंथ जैसे बढ़ रहा है, यानी हम बात करें तो रेडियो वेव के लिए क्या है बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ हुआ ना भाई, इधर से इधर बढ़ रहा है तो रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। और फिर बेटा वेवलेंथ मैक्सिमम है यानी इसके मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी का क्या रिलेशन है, इज प्रोपोर्शनल टू न्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, इसके मतलब इसकी एनर्जी भी क्या है मिनिमम एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना चाहिए बेटा कि रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, EMR में सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी ज्यादा है रेडियो वेव की, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, एनर्जी सबसे कम है, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। और कॉस्मिक रेज की बात करें बेटा इसका क्या होगा, इसका होगा मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रहना चाहिए। ये स्पेक्ट्रम बहुत जरूरी है, क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं बेटा,
कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो। ओके, और साथ ही आपको हम एक और स्पेक्ट्रम बता रहे हैं किसका, विजिबल का, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसको भी हम इलेबोरेट कर दें। विजिबल में कितने बेटा, विजिबल रीजन में 7 कलर होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 7 कलर। कौन कौन से होते हैं, वीबिक्यूर, VIPGYOR का क्या बड़ा फुल फॉर्म क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वीबिक्यूर का क्या है बेटा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें क्या बेटा आपका वॉयलेट का जो आपका वेवलेंथ है सबसे कम है, वो कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी वेवलेंथ कम है विजुअल में, इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, और रेड का वेवलेंथ आपका है 7800 एंगस्ट्रॉम। कुछ बुक्स में 8000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वो अलग अलग बुक्स में है, लेकिन हाँ 78 लगभग कुछ बुक में 8000 दिया है, 4000 से 8000 दिया है, अगेंस्ट आर में 4000 टू 7800 दे रखा है। तो विजिबल सॉरी वॉयलेट का आपका 4000 एंगस्ट्रॉम और रेड का 78, यानी इसका मतलब इधर आप वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट ऐसे कॉपी कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और यह ध्यान रखना है, पूछा जाता है कई बार। ओके बेटा, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कौन से हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं बेटा, यह क्या बताती है, अकॉर्डिंग टू दिस theory, according to this theory, energy emitted or absorbed, energy emitted or absorbed from any source, energy emitted or absorbed from any source is always in the form of small energy packets. Is always in the form of small energy packets, which is known as quanta. And if source is sunlight, यदि सूर्य का प्रकाश आपका एनर्जी का सोर्स है, देन क्वांटा इज
नोन एज फोटोन। बेटा यदि आपका एनर्जी सोर्स सनलाइट है तो क्वांटा को क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। यानी क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी भी सोर्स से एनर्जी का उत्सर्जन या अवशोषण, मतलब इमिट करे या एब्जॉर्ब करे, वह हमेशा छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है। यानी ये पार्टिकल नेचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पार्टिकल नेचर की। उन एनर्जी पैकेट्स को कहते हैं क्वांटा। यदि आपका जो एनर्जी सोर्स हो वह सनलाइट हो तो वो क्या कहलाते हैं? फोटोन। बाकी यानी हम बात करें तो यानी आपका जो ई होगा, एनर्जी होगा किसी सोर्स का इमिटेड या एब्जॉर्ब, वो होगा NH न्यू। क्या होगा? NH न्यू, क्योंकि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? न्यू। तो ये इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका? NHc/। होता क्या है, आपको कभी फ्रीक्वेंसी दिया हो तो एनर्जी पूछ ले, या एनर्जी दिया हो, फ्रीक्वेंसी दिया हो तो नंबर ऑफ क्वांटा पूछ ले। इसका क्वेश्चन इस तरह बनता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है इफ n इक्वल टू 1 तो आपका E क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका hc/लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? hc/लैम्डा या h न्यू। तो h कैंसिल कर देंगे तो न्यू इक्वल टू होता है c/लैम्डा। न्यू इक्वल टू c/लैम्डा और न्यू बार इक्वल टू होता है 1/लैम्डा। न्यू बार इक्वल टू 1/लैम्डा। तो यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सी बेटा क्या समझना है? देखिए आपका h जो यहाँ पर है वो है प्लांक्स कांस्टेंट। क्या बेटा? प्लांक्स कांस्टेंट। इसका मान क्या होता है? 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। क्या होता है? h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। बड़ा हो गया। n क्या है? n आपका है, n है नंबर ऑफ क्वांटा या फोटोन। ओके, नंबर ऑफ क्वांटा या फोटोन। c क्या है बेटा आपका? c आपका है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, c आपका बेटा है स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर क्या चाहिए आपका? न्यू क्या? न्यू आपका होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है? लैम्डा आपका है सॉरी वेव लेंथ ऑफ EMR। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ है आपकी लैम्डा। और इसको बोलते हैं बेटा क्या? न्यू बार। क्या बोलते हैं इसको? न्यू बार। और ये आपका क्या है? ये आपका है वेव नंबर। क्या बोलते हैं उसको? वेव नंबर। यानी न्यू बार इक्वल होता है 1/लैम्डा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको किसी पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फॉर्मूले आपको याद होंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, कॉपी कर लीजिए इसको। फिर हम अगला कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करें। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आराम से कॉपी कर लीजिए। चीज़ों को समझते चलिए। बहुत इजी वे में आपको पढ़ाया जा रहा है। हम प्रयास यही कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखें, और जब आप सब कुछ अच्छे सीख जाएंगे, कॉन्सेप्ट को पता होगा, तो क्वेश्चन हम आपको जब कराएंगे, आप खुद से क्वेश्चन प्रयास करेंगे बुक से, तो आप कर सकते हैं। ओके, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके बेटा, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, कई तरह के वेरिएशन हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन बनते हैं। आपको पूरे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसीलिए हमने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि आपको नंबर यहाँ पर स्कोर करना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है।
तो इसलिए कोई भी टॉपिक आप छोड़िए नहीं, पूरा पढ़िए और पूरा सीखने का प्रयास करिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको कहते हैं PEE, मतलब फोटो इलेक्ट। पी मतलब फोटो, ई मतलब इलेक्ट्रिक, दूसरी मतलब इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बताइए, समझिए थोड़ा। अगर समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ मेटल्स, सभी मेटल्स नहीं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनके सरफेस पर जब नॉर्मली सनलाइट की बात करते हैं, क्योंकि फोटो टाइम यूज सनलाइट करते हैं, जब सर्टेन फ्रिक्वेंसी का सनलाइट स्ट्राइक करता है उनके सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। यदि यह फिनोमेना होगा तो यह कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे करेगा? सीधी बात है, वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक डेफिनेट एनर्जी से बॉन्ड होगा। वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी से बॉन्ड होगा। हर मेटल के लिए वो एनर्जी क्या होगी? अलग अलग होगी। यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस, क्या कहते हैं उसको? उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन क्या होगा बेटा? वो हर मेटल का अलग अलग होता है, क्योंकि हर मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन है वो अलग अलग है, तो बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग है। इसीलिए आपका क्या है बेटा? हर मेटल की आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग अलग होती है। क्वेश्चन कैसे इसमें आता है आपको भी हम बताएंगे। उससे पहले सुन लीजिए क्वेश्चन कैसा बेटा। कभी आपको मेटल्स दिए रहेंगे और आपको जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ दी रहेगी, मेटल की आपको वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी बताई रहेगी। आपसे पूछेगा इनमें कौन कौन से मेटल हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देंगे या कौन सा नहीं देगा। तो आपको करना क्या बेटा? जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो निकालना है, और यदि जो इंसिडेंट एनर्जी है उसका मान वर्क फंक्शन से बराबर या उससे ज़्यादा होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यदि उससे कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसको थोड़ा हम आपको प्रयास करते हैं समझाने का फिगर से। देखिए, यदि मान लीजिए बेटा ये आपका मेटल सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, सिंपली समझिए बहुत ध्यान से, ठीक है। ये बॉन्डिंग एनर्जी यानी इनका जो वर्क फंक्शन है वो आपका हमने मान लिया 20 किलो जूल है, सिंपली जस्ट एज्यूम किया है, ठीक है। और आपको जो रेडिएशन एनर्जी दी जा रही है, देखिए ये हमारा E1 हमने इसको कहा है। E1 का मान जो है वो 19 किलो जूल है, ओके। बड़ा 19 किलो जूल की यदि एनर्जी इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, बड़ा ये बॉन्ड किस तरह से है? 20 किलो जूल से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो वैल्यू क्या है? 20 से कम है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। जब यहां पर आप देंगे 19.99 मान लीजिए दिया, तब भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। जब आप इसमें देंगे एनर्जी कितना? 20 जूल, किलो जूल, किलो जूल मिल रहा है, 20 किलो जूल एनर्जी देंगे, या 21 किलो जूल देंगे, 22, 23, मिनिमम 20 है, 20 के बराबर या उससे ज़्यादा देंगे, तब आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तब आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ये ध्यान रखिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी यदि आप इंसिडेंट एनर्जी है तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसको आप इस तरह भी समझिए अपने कंपटीशन के लिए भी, कि आपको तैयारी पूरी करनी है। आप यदि उससे कम तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, तैयारी पूरी होगी, सिलेक्शन होगा ही होगा। तो वही आपको करना है। हर एग्जाम का एक थ्रेशोल्ड एनर्जी है, आपको उससे ज़्यादा एनर्जी लगानी है, क्योंकि आपको कंपटीशन ज़्यादा है। तो आपको जो इंसिडेंट एनर्जी देनी है या आपको अपनी जो मेहनत करनी है वह अपने थ्रेशोल्ड से ज़्यादा करनी है, तभी हो पाएगा अच्छे से। पूरा मेहनत करेंगे सिलेक्शन होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने मेहनत की और सिलेक्शन नहीं हुआ। आप भूल चुके हैं, काफ़ी समय पहले आपने मैं सीखे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप साथ साथ पढ़ते रहिए,
आप ज़्यादा नहीं 15-20 लेक्चर में आपको लगेगा कि आपको चीज़ें धीरे धीरे अच्छे से आने लगी हैं। तो पढ़ने के लिए आप पहले बैठना क्या डालिए और रेगुलर कोई चीज़ पढ़िए। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, ऐसा नहीं कि आपने देखा बीच में छोड़ दिया, कल पढ़ेंगे परसों, कल पर मत डालिए, आज के से स्टार्ट करिए। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा। ये आपको बात समझ में आ गई कि यदि वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी उसकी 20 किलो जूल है तो जब तक 20 किलो जूल या उससे अधिक नहीं देंगे फोटो इफेक्ट नहीं होगा। ये बेसिक चीज़ें जो आपको समझनी है, और बाकी जो इसमें और चीज़ें हैं वो हम आपको भी सिखा रहे हैं। ये मोटी मोटी चीज जो फोटो इफेक्ट की है वो आपको समझ में आ गई। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। क्या है, when EMR या हम कहें नॉर्मली लाइट, क्या सनलाइट की बात करते हैं, ऑफ certain when EMR or light of certain frequency strikes on metal surface, when EMR of certain frequency strike on metal surface, if ejection of electron takes place, यदि इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन होता है टेक्स प्लेस, then phenomenon is known as photoelectric effect। क्या बोलते हैं उसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यानी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे यदि गिराई जाती है और इलेक्ट्रॉन रिएक्शन होता है तो वह फिनोमेना क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड ejected electron is known as फोटो, क्या बोलते हैं उसको? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन कोई अलग तरह का इलेक्ट्रॉन नहीं, हुआ इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन क्योंकि सनलाइट के कारण वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है इसीलिए उसको नाम दिया गया है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या दिया नाम बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी है। क्या वो आपको टर्म्स कुछ याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं टर्म्स पर बेस होते हैं। वो है आपका बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट से प्रेजेंट करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये क्या बेटा? मिनिमम frequency required for photoelectric effect is known as threshold, यानी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नीडेड होगी वो क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट टर्म आपको ध्यान रखनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसको और क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन भी कहते हैं। वर्क फंक्शन, इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जगह इसको E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि सारा
जो इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वह इसी टर्म के अकॉर्डिंग चलता है। पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लिख देते हैं क्या होता है। इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। देखिए, यानी किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वह क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। बड़ा सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी से बॉन्ड होगा, यदि आपको उसको इजेक्ट करना है उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। यदि इनडायरेक्टली हम दूसरी भाषा में कहें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी वह एनर्जी है जितनी एनर्जी से कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से क्या होता है? बॉन्डेड होता है। इसका मतलब हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग होगी, यानी उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो हम अभी लिख दिया रहेगा, इट इज minimum energy required, it is minimum energy required to remove an electron, it is minimum energy required to remove an electron from metal surface, ओके। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे इस पर करते हैं। कॉपी कर लिया बेटा। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या बेटा? यह वह मिनिमम एनर्जी है जो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको चाहिए। अब समझिए थोड़ा। बात करें थोड़ा इसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बताया, तो E इक्वल टू होता है आपका E नॉट करें या इसको सही करें प्लस के क्या काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? ये होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर ये क्या है? इंसिडेंट एनर्जी का है या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मेटल सरफेस पे क्या हो रही है? स्ट्राइक कर रही है। ये क्या है आपका? ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी है या वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। ये क्या है आपका? के क्या है? ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बताइए? फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब इसमें कुछ चीज समझिए। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर मतलब ये हो, उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है कि E का मान क्या हो? E नॉट या फिर जो आपका वर्क फंक्शन साइन उससे क्या हो? या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब आपका इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। यदि उससे कम होगी तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। बात क्लियर है? क्योंकि जितने एनर्जी से बॉन्ड है, यदि आप उससे कम एनर्जी देंगे बट वो क्यों इजेक्ट होगा? ठीक है, तो यदि हम इसको और एलिब्रेट करें तो आपका ये हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv स्क्वायर। ये ना होगा बेटा, ई इक्वल टू एच न्यू नॉट लगाए मतलब आपका वर्क फंक्शन है या थ्रेशोल्ड एनर्जी है न्यू नॉट, या इसको हम कर दें तो एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस 1/2
mv²। हम अलग अलग फॉर्मूला ऐसे लिखा होता कि आपको फ्रीक्वेंसी दिया हो, वेवलेंथ दिया हो, जिस टर्म में आपको जरूरत हो आपको उस टर्म में फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको यदि बड़ा मॉड्यूलेट कर लें तो आप इससे कर सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 mv²। या एच कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 mv²। इतने फॉर्मूले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आपको याद रहने चाहिए, और आपको यदि ये फॉर्मूला याद है बाकी आप रिलेट खुद से कर लेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद है बेटा तो आप रिलेट खुद से कर लेंगे। इसमें कौन कौन से टर्म है उन सब की बात हम करते हैं। तो आपको बेटा पता है एच, तो आपको पता है क्या है एच, क्या है बेटा आपका एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका मान आपको याद है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। क्या वैल्यू है इसका 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। फिर न्यू क्या है बेटा आपका न्यू है फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो आपका रेडिएशन बड़े सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। और न्यू नॉट क्या है बेटा न्यू नॉट आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नीडेड है। फिर आपका क्या बेटा लैम्डा क्या है लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ, लैम्डा क्या है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और बेटा आपका लैम्डा नॉट क्या है लैम्डा नॉट आपका बेटा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और क्या बचा बेटा एम। एम बेटा क्या है एम आपका है मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी होती है इसकी वैल्यू इतनी होती है, इतने इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ओके वी क्या बेटा वी है आपका वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। वी क्या है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो ये बताती हैं कि यदि इंसिडेंट एनर्जी का मान वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। कब होगा जब बराबर हो या उससे ज्यादा हो। थोड़ा क्या होगा ये इक्वेशन दिया है, इसे मैं इसको शिफ्ट करके देखिए बेटा इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यदि ये दोनों बराबर होगा मतलब एग्जैक्ट इक्वल होगा तो ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जीरो होगी। जब इनका सबसेक्शन में कोई वैल्यू आएगी तो वो क्या हो जाएगी हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पूछा सकता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देके आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी होगी, मेटल्स देगा आपको, तो मेटल्स पूछे कौन मेटल फोटो इलेक्ट्रिक देगा कौन नहीं देगा, तो वो सब आप इन फॉर्मूलों की मदद से कर सकते हैं। और जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो कॉपी कर लीजिए। फिर हम आगे इसमें कुछ और चीज़ें सिखाएं जो आगे इसमें नीड है। ओके बेटा कॉपी। अब कुछ नोट आप लिखिए जो आपको ध्यान रखना है फोटो इफेक्ट के लिए। नोट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि नोट में आपको कुछ बारीक चीजें बताई जाती हैं जो आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। नोट
काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन only depends upon frequency of incident radiation. ठीक है, आगे क्या ध्यान रखना होगा, it does not depends upon its इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना होगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पर, जो आपका इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी पर, ठीक, और उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, या इसको हम कहें फोटो करंट is depends upon intensity of incident radiation, यानी कितने फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं उनके द्वारा जो करंट पास करती है उसे कहते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं उसे, फोटो करंट। वो डिपेंड करेगा किस पर है, जो आपका इंसिडेंट रेडिएशन है, जो इंसिडेंट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, सॉरी, जितनी ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उतना अधिक फोटो करंट होगा। ठीक है ना, इस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। It does not depends upon, ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन किस पर डिपेंड करेगा और कौन किस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगा कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वह डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर, और जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड या फोटो करंट होगा वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी क्या है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखे होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो मेरा अगला वीडियो होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे फटाक से साथ में तैयारी करेंगे। बट आप बस ये साथ साथ तैयारी करिए। आप ये हमारा वीडियो जो भी आपका रहेगा 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे होगा मैक्सिमम, उसके बाद आपके पास पूरा समय रहता है, इसको आप देखिए, इसको फिर नोट्स बनाइए या आप कहीं नोट्स बना रहे हैं उससे लिखिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि जितनी बार पढ़ेंगे हर बार आपको नई चीज़ मिलेगी। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जो प्रीवियस में क्वेश्चंस आए हैं उन सब का हम वीडियो अलग से देंगे, आपको चैप्टर वाइज देंगे। और आपके पास जो बुक है प्रैक्टिस करने के लिए आपने ले रखी है उससे प्रैक्टिस करिए, खूब मन लगा कर लग जाइए, कोशिश करिए जितना आधी से अधिक समय दे सकें तो समय दीजिए। ओके, थैंक यू।